Good morning, students. I am Dr. Sarita Khandelwal, Assistant Professor in Chemistry from JDB Government Girls College. स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने बात की थी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। अब आगे के लेक्चर में हम उसकी और कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका कौन सा रीजन कवर होता है, या मैं कहूँ कि यूवी स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कौन कौन से रीजन्स कवर होते हैं। फर्स्ट होता है फार और वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन। ये 10 से 200 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो जो 10 से 200 नैनोमीटर के बीच का सिस्टम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रीजन होता है, उसे हम फार या वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन्स कहते हैं। इस रीजन में जो ट्रांजिशंस होते हैं उसकी स्टडी नहीं की जा सकती, या ये कहें कि जो इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट बनाए गए हैं वो इस रीजन में पड़ने वाले ट्रांजिशंस को नहीं मेज़र कर पाते। इसलिए इस रीजन में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई महत्व नहीं है और इस रीजन को हम इग्नोर करते हैं और इस रीजन में पड़ने वाले ट्रांजिशन की स्टडी हम नहीं करते हैं। तो इसका कोई यूज़ नहीं होता है। और इस रीज़न में जनरली कौन से ट्रांजिशंस पड़ते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या सिंगल बॉन्ड से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशंस होता है, वो इस रीजन में पड़ता है या वैक्यूम यूवी रीजन में पड़ता है, और उन ट्रांजिशंस की स्टडी हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब एक दूसरा है नियर या क्वार्ट्स रीजन। इसको करने से पहले हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज को एक बार देख लेते हैं, या मैं कहूँ कि जो यूवी विजिबल रीजन है उसकी रेंज को हम देख रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेंज नहीं, यूवी विजिबल रीजन क्या रेंज होती है। 10 से 200 नैनोमीटर के बीच की रेंज जो होती है वो मैंने अभी डिस्कस की थी, जिसे फार या वैक्यूम यूवी रीजन कहा जाता है। 200 से 380 नैनोमीटर के रेंज के बीच की रेंज को यूवी रीजन कहा जाता है, या नियर यूवी रीजन कहा जाता है, या क्वार्ट्स यूवी रीजन कहा जाता है। 380 से 780 नैनोमीटर के बीच की रेंज को विजिबल रीजन कहा जाता है। ये जो रीजन है इसकी स्टडी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये 200 से 780 नैनोमीटर के बीच की रेंज की हम स्टडी करते हैं, मतलब ये जो रीजन होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में कवर होता है। तो हम देखते हैं नियर और क्वार्ट्स अल्ट्रावायलेट रीजन। 200 से 380 नैनोमीटर के बीच की रेंज होती है, और ये रीजन होता है वो जो नियर या क्वार्ट्स अल्ट्रावायलेट रीजन द्वारा कवर होता है। हमने बताया था कि जो वैक्यूम रीजन में सिग्मा ट्रांजिशंस दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो पी और डी ऑर्बिटल से होने वाले ट्रांजिशंस या पाई ऑर्बिटल से होने वाले ट्रांजिशंस, या पर्टिकुलरली पाई कंजुगेट सिस्टम से होने वाले ट्रांजिशंस होते हैं, वो 200 नैनोमीटर के बीच में के ऊपर होते हैं, और इनसे हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलती है कंपाउंड्स के बारे में। तो ये जो रीज़न है ये इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इसे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी रीज़न में इंक्लूड करते हैं। तीसरा रीज़न क्या है, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन की रेंज क्या है, 380 से 780 नैनोमीटर के बीच की जो रेंज होती है उसे विजिबल रीजन कहा जाता है। आपको पता है बच्चों, विजिबल रीजन को 7 कलर से मिलकर बना हुआ माना जाता है, विब ग्योर, वायलेट से रेड तक। आपको पता है कि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और एनर्जी सबसे कम होती है, और जो वायलेट कलर होता है उसकी लैम्डा कम होती है और एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो विजिबल रीजन की जो रेंज होती है वो 380 से 780 नैनोमीटर तक होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में सिर्फ विजिबल रेडिएशंस होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट होता है वो जनरली विजिबल रीजन के
सोर्स के रूप में काम में लिया जाता है। अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प इज जनरली यूज फॉर द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के ट्रांजिशंस होते हैं वो विजिबल रीजन में दिखाई देते हैं। कंजुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड लोअर्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन एंड अब्जॉर्प्शन मूव्स टू अ लॉन्गर वेवलेंथ। अगर सिस्टम है, कोई कंपाउंड है, उसमें अच्छे से कंजुगेट सिस्टम या कहूँ कि कंजुगेट पाई सिस्टम प्रेजेंट रहता है तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो विजिबल रीजन में दिखाई देता है। तो ये आपको धीरे धीरे आगे और कंपाउंड्स जब हम स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कंजुगेटेड सिस्टम्स होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन विजिबल रीजन में दिखाई देता है। When there are enough double bonds in conjugation, absorption will move into the visible region and the compound will be colored. किसी भी कंपाउंड का बच्चों अगर एब्जॉर्प्शन विजिबल रीजन में आ रहा है तो कंपाउंड कलर्ड होगा, ठीक है। और अगर अब कंपाउंड्स का एब्जॉर्प्शन अल्ट्रावायलेट रीजन में आ रहा है तो कंपाउंड का कलर नहीं होगा। तो विजिबल अगर कोई कंपाउंड आपको कलर दिखाई दे रहा है या कोई पिगमेंट कलर्ड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो विजिबल रीजन में होता है। फॉर एग्जांपल गाजर है, उसका लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और अगर आप कैरोटीन की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो विजिबल रीजन में होता है, और विजिबल रीजन में भी किस कलर के वहाँ पे होता है, रेड कलर के। तो अगर किसी भी कंपाउंड में कोई ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट है जिसके कारण कलर आ रहा है और उसका कलर हमें आंखों से दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन होता है वो विजिबल रीजन में होता है। जितना ज़्यादा कंजुगेशन प्रेजेंट होगा विजिबल रीजन में आने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। देखिए बीटा कैरोटीन का एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल इन बीटा कैरोटीन 11 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड एब्जॉर्प्शन अकर्स इन विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। लैम्डा मैक्स है 451 नैनोमीटर। आपको समझ में आ गया विजिबल रीजन की रेंज क्या है, 380 से 780 के बीच की। तो और इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो 451 नैनोमीटर पे आ रही है। तो ये तो आपने है ना 3 रीजंस पढ़े कि यूवी जो यूवी विजिबल रीजन को, बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये जो 3 रीजन है वो यूवी विजिबल रीजन की रेंज है जिसमें हम नियर और पहले सबसे पहले फार या वैक्यूम यूवी रीजन, देन नियर यूवी रीजन, देन विजिबल रीजन पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो काम का जो एरिया है वो हमारा 200 से 780 नैनोमीटर का होता है। तो इसका मतलब होता है नियर यूवी रीजन और विजिबल रीजन ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और जो वैक्यूम यूवी रीजन होता है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, अभी ऐसी टेक्निक नहीं है जो कि इतने कम वेवलेंथ वाली यूवी रेडिएशंस की को एब्जॉर्ब कर सके और उसको हम डिस्कस कर सके। अब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन को समझ लिया, स्पेक्ट्रम को समझ लिया। उसके बाद हम देखेंगे 3 चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एंड सिलेक्शन रूल। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को समझ लेते हैं कि क्या होता है। जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांजिशंस होता है क्योंकि इन रेडिएशंस में इतनी एनर्जी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांजिशन करवा सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन तभी होगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस है वो हमें इंसिडेंट रेडिएशन से मिल जाए। तो यूवी रेडिएशंस में इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशंस करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से उनका ट्रांजिशन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में हो जाता है। जनरली जो ट्रांजिशंस होता है वो किस किस के बीच में होता है, देखिए द ट्रांजिशन जनरली अकर्स इन बिटवीन अ बॉन्डिंग और लॉन पेयर ऑर्बिटल एंड एन अनऑक्यूपाइड नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशंस होता है। एंड द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर दीज ट्रांजिशंस वेरीज फ्रॉम 30 to 150 किलो कैलोरी पर मोल। इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 एनर्जी लेवल विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसे पहले सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। दे आर द लोएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। उसके ऊपर क्या आते हैं, पाई ऑर्बिटल्स आते हैं जो सिग्मा ऑर्बिटल से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी के होते हैं।
फिर कुछ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर आते हैं जिन्हें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं, या लॉन पेयर और कह लो कि वो ऑर्बिटल्स जो लॉन पेयर्स को रखते हैं उन्हें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। और उसके बाद एंटीबॉडी ऑर्बिटल्स आते हैं। इसे इस ग्राफ से समझिए, इस चार्ट से समझिए। सबसे पहले सिग्मा आ गए, सिग्मा की एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद पाई आते हैं, तो पाई की एनर्जी सिग्मा से ज़्यादा होती है। उसके बाद एन आते हैं जिसमें कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इनकी एनर्जी सिग्मा व पाई से भी ज़्यादा होती है। फिर पाई अगर प्रेजेंट है मॉलिकुलर ऑर्बिटल तो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी होगा जिसे हम पाई स्टार कहते हैं। इसकी एनर्जी एन मतलब नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी के जो होते हैं वो सिग्मा स्टार होते हैं, जो कि सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये 5 जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये जनरली ट्रांजिशन में इन्वॉल्व होते हैं। एक बात तो ये समझ में आई। इनमें से सिग्मा और पाई जो होते हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, सिग्मा स्टार और पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, और जो एन है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अब इनका ये बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अगर sp3 ट्रांजिशन से बनता है, sp2 या sp ट्रांजिशन से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। आप देखिए सिग्मा बॉन्ड में सिमेट्रिकल जो है बड़ी लोब से ओवरलैपिंग हो रही है और इस तरह से। इसके अलावा sp3s sp2s या sps से भी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि किन किन ऑर्बिटल्स की हेल्प से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो सकता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण तब होता है जब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्सिस पर जो वो होती है मॉलिकुलर एक्सिस पर अगर उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है। जब पीपी ऑर्बिटल्स ये है ना मॉलिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। देखिए एक्स एक्सिस को हम मॉलिकुलर एक्सिस लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड का निर्माण हुआ, तो ये पाई बॉन्ड्स बन गए अपने। ठीक है, इसके बाद नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आ गए, फिर एंटी बॉन्डिंग। आप देखिए कि एक ब्लैक और एक वाइट मतलब अलग अलग सिमेट्री से अगर एक प्लस और एक माइनस लोब की अगर ओवरलैपिंग होएगी तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का निर्माण होगा। इसी तरह पीपी में भी आप देख रहे हैं कि अपोजिट सिमेट्री में अगर ना ओवरलैपिंग हो रही है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। आप जानते ही हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का निर्माण तब होता है जब ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो समान सिमेट्री में हो, और अगर वो विपरीत सिमेट्री में हो तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। तो आपने ये देख लिया एनर्जी के हिसाब से इन ऑर्बिटल्स को अरेंज किया गया है, जिसमें आपने देखा सबसे कम सिग्मा, देन पाई, देन एन, देन पाई एंटी पाई एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब आप खुद देख के गैस करिए कि किसके लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, इसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी के रेडिएशंस की आवश्यकता होगी ये ट्रांजिशन कराने के लिए। यही कारण है कि 200 नैनोमीटर से नीचे वाले रीजन में ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाए जाते हैं। और आपको पता है कि 200 नैनोमीटर के नीचे का जो रीजन होता है वो क्या होता है, फार या वैक्यूम यूवी रीजन होता है। इसके बाद सिग्मा टू पाई स्टार, इसके बाद सिग्मा टू पाई स्टार में ट्रांजिशन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। फिर पाई टू पाई स्टार में एनर्जी के लिए का सीक्वेंस आएगा, फिर एन टू सिग्मा स्टार आएगा और फिर एन टू पाई स्टार आएगा। ये देखिए एन टू सिग्मा स्टार और एन टू। तो अगर मैं एनर्जी ऑर्डर जमाऊँ तो ये ऑर्डर हमें मिलता है। इसमें आप देख रहे हैं कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और एन टू पाई स्टार के लिए सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया अरेंजमेंट, ये ऑर्डर हो गया एनर्जी ऑर्डर, जिसमें हमने बताया है, जिसे देख के हमें पता चलता है कि किस ट्रांजिशन में कितनी लगभग मतलब ज़्यादा की ज़रूरत हो रही है कि कम की ज़रूरत हो रही है। तो ये तो हो गए हमारे क्या बोलेंगे इनको, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, उसकी हमने स्टडी कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ये जो हो रहे हैं वही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है। इसका मैंने ब्रीफ डिस्कशन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के साथ ही मैंने आपको बता दिया कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव है। ठीक है, और किस में एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए और किस में एनर्जी सबसे कम चाहिए। अब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में हम वो वेरियस कंपाउंड्स देखेंगे जिनमें कि ये ट्रांजिशंस पाए जाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ये देखेंगे कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार
ट्रांजिशन किस में पाया जा रहा है, N2 सिग्मा स्टार किस में पाया जा रहा है, पाई टू पाई स्टार किस में पाया जा रहा है, हम इन डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। ये बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि हमें इसमें कई कंपाउंड्स देखने हैं किस तरह से, और हम ये भी बात करेंगे कि एक कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा तरह के ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स भी प्रेजेंट्स होते हैं और पाई बॉन्ड्स भी प्रेजेंट्स होते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एक से ज़्यादा तरह के ट्रांजिशंस की पॉसिबिलिटी होती है। तो इन सब की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का जो लेक्चर है आज समझ में आ गया होगा। आज हमने बेसिकली किसकी बात की, हमने यूवी विजिबल रीजन को बांटा और हमने ये देखा कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें किस रीजन की वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और सिलेक्शंस रूल्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।